क्लास 6 NCERT अध्याय 5 लंबाई एवं गति का मापन। लंबाई एवं गति का मापन, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये दीपा है, डबल चोटी है, शूज जूता है, बंडी पहनी हुई है और नाम है इसका दीपा। एक जिज्ञासु बालिका है। कौन? दीपा। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। 11 वर्ष की है, हरियाणा में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 उंगली की चौड़ाई के बराबर अधिक रखे। 4 उंगली बढ़ा के, तो ये फीता हुआ और एक फिर है। दीपा सोच रही है, क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है? जो फीता है लचीला वो, और वो जो छड़ है नापने वाला वो समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है। यानी ये वाला स्केल ज्यामिति बॉक्स में है। औजार बॉक्स। 4 उंगली से माँ का क्या तात्पर्य है? यही मतलब 4 उंगली बढ़ा के थोड़ा बढ़ रही है तो थोड़ा बढ़ा करके कपड़ा सिएगा। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीस, हरदीप, पद्मा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है। चारों दोस्त को वो बताती है। अनीस, हरदीप 2 लड़का, पद्मा, तस्नीम 2 लड़की साझा करती है और इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाता है। बात पर चर्चा शुरू हो जाता है कि हाँ फीट स्केल बराबर है या ये है वैसे है। और उस सभी का यहाँ चित्र दिया हुआ है ना, सभी का चित्र दिया हुआ है और सबका नाम भी दिया हुआ है। दीपा ये है, अनीस है चश्मा वाला, और ये हरदीप ये पंजाबी है, पद्मा ये लड़की है और ये चश्मा वाली तस्नीम है, ये इसका नाम। ये सभी बच्चे 3 2 5 जा हो गया। तो यहीं पर था, यहाँ तो ये 5 दोस्त हैं। और इसके बाद है 5.1 हम कैसे मापते हैं। माप का तो यहाँ दिया हुआ है। हरदीप कहता है, पंजाबी। हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियाँ बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? खेत की लंबाई पैर से ही माप लेता होगा, इतना दूरी पे फसल लगाना है। वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। हाँ, पद्मा कहती है, वो एक लड़की उसमें कहती है। दूसरा, अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं, यानी पैरे बराबर उतना ही, अनीस ने कहा। दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम अपने कक्ष में रखे मेज की लंबाई मापते हैं। वो टेबल कुर्सी वाला। तस्नीम कहती है, वो जो सबसे राइट साइड में थी, और कोई बित्ता से नाप रहा है मतलब। तो पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? हाथ का, उंगली का
दीपा कहती है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वह इसे बालिस्त हैंड स्पेन कहती है, यानी बित्ता को बालिस्त और हैंड स्पेन इंग्लिश में कहती थी उनकी माँ। हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। क्या बित्ता हुआ ये सब लिख लेंगे मापने के लिए। बलिष्ठ का उपयोग, वही बित्ता। ये है तालिका 5.1 मेज की लंबाई। विद्यार्थी का नाम है इधर अनीसा, अनीस, पद्मा, तस्नीम, दीपा और हरदीप। और बलिष्ठों की संख्या कौन कितना बित्ता नाप लिया। अनीस 13 से थोड़ा अधिक यानी 13.25, पद्मा 13, ठीक। तस्नीम ये 13 से थोड़ा कम 13.25, दीपा 13 एवं 14 के बीच में 13.5, कम बेसी भी हो सकता है। हरदीप 14। तो ये सही बित्ता नाप लिया। आगे लिखा हुआ है, पद्मा कहती है क्या, अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बलिष्ठों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। तब हम बलिष्ठों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं। सही अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं कि कितना इसका माप हो, परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए। हरदीप विचारपूर्वक पूछता है। तस्नीम कहती है, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बलिष्ठों की माप अलग अलग होना है। तो वो ठीक कर रही है, राइट कर रही है। किसी का छोट बित्ता, किसी का नंबर। अनीस ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। हाँ, अब इन पांचों ने अपने अपने बलिष्ठ एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके बलिष्ठों की लंबाई भिन्न भिन्न है। दीपा विचारपूर्वक कहती है, संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापक फीते का उपयोग करते हैं कि छोट बड़ नहीं हो जाए। जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बलिष्ठ की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई को बलिष्ठों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ मापन के लिए उपयोग में लाया गया बलिष्ठ एक मात्रक यूनिट का उदाहरण है, एक यूनिट। अतः लंबाई दो भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। दो भागों में लंबाई व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक यूनिट। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बलिष्ठ है, 13 बित्ता के समान है, तो 13 संख्या है और बलिष्ठ मापन के लिए चुना गया यूनिट मात्रक है। तथापि बलिष्ठ और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या उंगली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो। इस पीला भाग में है, उससे पहले और अधिक जाने, ठीक है, पहले इसको जानते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुल यानी उंगली की चौड़ाई, बहु अंगुल मतलब ज़्यादा उंगली, धनुष योजना आदि। उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु सरस्वती यानी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं जो पैमाने हो सकते हैं, यानी माप का वहाँ पर भी उपयोग अंगुल के रूप में। दर्जी का पारंपरिक शिल्पकार हैं, वो भी उंगली से नापते हैं। ये सब कलाकृति, वास्तुकला, नगर नियोजन में इस सब जगह पैमाना मात्रक का एनिशिएंट हिस्ट्री में भी रहा है। 5.2 मानक मात्रक स्टैंडर्ड यूनिट। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुई। तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया, तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ।
इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मानक मात्रकों के विषय में एक मत होने लगे। सभी का मत मिलने लगा और उन्हें अपनाने लगे, उस यूनिट को अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का संक्षेपाक्षर छोटा रूप हो गया एसआई यूनिट। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक प्रणाली मात्रकों के रूप में जाना जाने लगा। पूरा इंटरनेशनल रूप में सभी उस यूनिट को मान्यता दिया। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। तो एक बात तो इसको हाईलाइटेड में हाईलाइट करके लिखा हुआ है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। इसका प्रतीक एम है, छोटा एम। चित्र 5.2 में 1 मीटर पैमाना दर्शाया गया है। 1 मीटर जिसको छोटा एम से को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। 1 मीटर को 100 छोटा छोटा भाग में बराबर अथी किया जाएगा, यानी 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सीएम से लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर कहते हैं। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं, यानी ये तो सबको आता है। जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है उसे चित्र 5.3 में दिखा गया है। वही जिसको फीट कहते हैं, स्केल कहेंगे, औजार बॉक्स में रहता है, स्टूमन बॉक्स है ना, चाहे ज्यामिति बॉक्स में मिलता है इसका। और कहीं चित्र तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ ये है चित्र कि चित्र 5.3 15 सेंटीमीटर लंबाई का पैमाना हरा रंग में है, ये फीट। और यहाँ मानक मात्रक इसी को पढ़ रहे थे, एसआई यूनिट सेंटीमीटर। अब है 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए, देख लिए हैं। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक अंकन है। 2 बड़े चिन्हों के बीच के भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। जैसे 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच। ध्यान दीजिए कि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन फिर इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर कहते हैं। सबसे छोटा जो दांत है इसको मिलीमीटर कहेंगे। ये ऐसे ही जैसे ही वहाँ बोला है फिर से इसको हम ले आए हैं, है ना। 5 से 6 के बीच में देखने के लिए ये 0 से 15 तक अंकन है, ऐसा है। तो इसको क्या कहेंगे कि इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर कहते हैं, एमएम। तो लंबाई का वह सबसे छोटा मान जिसे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं 1 mm 1 सेंटीमीटर के 10वां भाग। 1 mm बराबर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग, यानी 10 mm मिला करके 1 सेंटीमीटर। तो 10वें भाग, तो 1 mm बराबर हो गया 0.1 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में ऐसे लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। और ये मीटर का पैमाना 5.2 में चित्र दिया गया है। मीटर का पैमाना ये लकड़ी का ही बना होता है, बना हुआ देखने में लग रहा है, और लोहा का भी बन सकता है। ये रहा, ये लकड़ी का पैमाना स्केल, बड़ा सा, आदमी को एक बार में नाप लेगा 5 फीट 6 फीट ऐसा लग रहा है। और इस बाएं साइड में प्रश्नवाचक चिन्ह में है। और किताब का नाम जिज्ञासा, विज्ञान की पुस्तक, कक्षा 6। क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि 2 शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई, अथवा छोटी लंबाइयों जैसे कि किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई, तो पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई तो बहुत नगण्य लगता है देखने में, मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक होगा। पेपर का मोटाई मापना, और इधर क्या था, पटरी की लंबाई। 2 शहरों के बीच रेल की पटरी, 2 शहर तब तो ज़्यादा होगा, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, क्या बड़ी लंबाई। तो इसको मापने का अलग अलग है, उसमें किलोमीटर में मापेंगे इसको, जो है पेपर का कितना थिकनेस होगा। तो ये हो गया 1 mm। यहाँ ये ख़त्म। इसके आगे स्केल था, फिर उससे आगे है
बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं, जो 1000 मीटर के बराबर होता है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं, जैसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर। सेंटीमीटर से भी जो छोटा है वो मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये 3 कलर में यहाँ दिखलाया गया है, ब्लू, हरा और लाल में। इसके बाद है इस पीला भाग में, क्या आप जानते हैं? तो ये कुछ पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं क्या स्केल? आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। कुछ पैमाने में एक अन्य प्रकार का, हाँ, वो फीट वाला होगा, इंच वाला इस साइड। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है। हाँ, इसके नीचे वाले पार्ट में जिसमें थोड़ा गैप गैप करके वो है पैमाना मापक इंच में है, जहाँ 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ हमको ये क्लियर है कि 1 इंच बराबर 2.54, मतलब 2.5 से थोड़ा ज़्यादा, इतना सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर नहीं है, 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.54। 1 इंच बराबर इतना सेंटीमीटर। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच फुट, 1 फुट, एक पैर हो गया 1 फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। 1 इंच, 1 फुट, फुट और इंच का यह भी मापक पैमाना रहा है पहले से। उसके बाद यहाँ हरदीप ही होगा और ये फिर वो। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज़ की लंबाई मापते हैं, यानी फिर से जा रहा है मेज़ को मापने के लिए, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिणाम अब भी भिन्न होंगे? अब ये कह रहा है कि बित्ता से नापे तो दिक्कत हो गया कम बेसी। और लड़की कहती है कि नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापन के लिए पैमाने को उपयोग करने की सही विधि सीखनी चाहिए। ले तो लेंगे, लेकिन कैसे मापा जाएगा ये भी तो जानना जरूरी है। ये इसका प्रश्न है। इस लड़की का उंगली उठा के पूछ रही है, कह रही है, पूछ तो नहीं रही है। लंबाई मापने की सही विधि क्या है, यहाँ पर दिया है। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। पेंसिल को उसमें नापने के लिए ठीक रहेगा, मापने के लिए। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए मीटर, किसी रूम के कक्ष को वही मापने के लिए उसका पैमाना या मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। बड़ा है तो फीता, लचीला फीता से माप सकते हैं। किसी वृक्ष के तने की जो मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी डंटा वाला का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो घुमा करके है लाना, तो इसके लिए फीता वाला ही जरूरी है। सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयोगी होता है। लचीला फीता। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। क्या? तो पैमाने को रखने की सही विधि क्या है, यही प्रश्न है कि आप कैसे मापिएगा, कहाँ से शुरू कीजिएगा। तो एक तरफ पकड़ने वाला रहता है, वहाँ पकड़िए कांस्टेंट हुआ, उसके बाद जितना मापना है। पैमाने को रखने की सही विधि क्या है? तो पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश साथ साथ, उसकी लंबाई के अनुदिश साथ साथ रखिए, जैसा कि चित्र 5.4 में दिखाया गया है। तो ये चित्र है 5.4, पैमाना रखने की विधि फोटो में दिखलाया हुआ है, सही क में और ख गलत में। ये पीला है क्या उसके ऊपर, जिस पर लंबाई अनुदिश साथ साथ पैमाने सही विधि, हाँ, यानी एकदम सीधा स्ट्रेट में रखना है, ऐसा नहीं टेढ़ करके रख दिए हैं। ये सेकंड में गलत लिखा हुआ है कि वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। पैमाने को पढ़ते समय आँख की सही स्थिति क्या है? आँख की सही स्थिति जो है, हाँ, एकदम सही होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर
उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी आँख की स्थिति पेंसिल की नोक, जो एकदम नोक यहाँ दिखाया गया है, नोक चित्र 5.5 के ठीक ऊपर होनी चाहिए। जहाँ पेंसिल का नोक है वहीं हमारा नज़र होना चाहिए कि 14 से थोड़ा पहले है, 0 पर रखे तो ये 1 फीट में कुछ कम है, 15 और 14 के बीच में है, 5.5 के ठीक ऊपर होनी चाहिए। और 3 तरह से आँख को ऊपर में चित्र बना के दिखलाया गया कि एक ही पेंसिल है, उस पेंसिल के नोक पर 3 एंगल से देखा जा रहा है। क एंगल से देखने पर थोड़ा ये वही 45 या 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है, 45 मान के चलते हैं। बीच में 90 डिग्री के ऊपर से ये ख देख रहा है, ग वो भी। तीनों के देखने में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, ठीक ऊपर होनी चाहिए। तो सही स्थिति ख है कि इस पेंसिल के जस्ट ऊपर होना चाहिए आँख, तो ख स्थिति सही है दोनों, और दोनों का मेजरमेंट कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा। यदि पैमाने के सिरे टूटे हो, अगर किसी पैमाने का सिरा टूटा हो तो लंबाई का मापन कैसे करें? जहाँ से टूटा रहेगा उस हिसाब से सोच लेंगे। यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्यांक स्पष्ट नहीं है तब भी इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर 5.6 चित्र में का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 5.6 में एक सिरे का पाठ्यक्रम 1.0 सेंटीमीटर है तथा दूसरे सिरे का पाठ्यक्रम 10.4 सेंटीमीटर है। इसका 1 है, उसका 10 है, अब 0.4 है। अतः वस्तु की लंबाई 10.4 सेंटीमीटर में से इस 1 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो बच जाएगा 9.4 सेंटीमीटर, 9.4 सेंटीमीटर। इसी चीज़ को इसमें दिखलाया है। बहुत अच्छा, आगे देखें। और टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने की सही विधि है। हाँ, बायां साइड से इसका टूट गया है थोड़ा सा, तो इसको जहाँ से मिल रहा है वहाँ पर ये स्ट्रिप पट्टी दे करके ऐसे देख करके माप सकते हैं। थोड़ा ही ना, ये भी है इसमें। क्या आप जानते हैं क्या? तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? एक प्रश्न बहुत यहाँ से समझने में। वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। यानी जो दृष्टिबाधित हैं, अंधे व्यक्ति के लिए ऐसा स्केल है जिसमें कुछ उभार टाइप का दिया हुआ है कि अपनी उंगली से उछला करके अपने मन तरंग के आँख से पता लगा लेगा कि हाँ ये इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर के लगभग है, 1 फीट का ये पैमाना ऐसा है। क्रियाकलाप 5.1 आइए मापन करें। लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लीजिए, जैसे कंघा, पेन, पेंसिल और एक रबर जिसे इरेजर कहते हैं, ये सब ले सकते हैं। लंबाई मापने के लिए आसपास की कुछ वस्तुएं लीजिए। मीटर पैमाने से उनकी लंबाई का एक एक करके मापन कीजिए और उसे तालिका 5.2 में लिखिए। कौन चीज़ कितना लंबाई चौड़ाई है ये सब अपना लिख सकते हैं। तालिका 5.2 लंबाई का मापन। वस्तु बाएं में लिख लेना है 4, 1, 2, 3, 4 कॉलम है। और वस्तु की लंबाई, बस सिर्फ लंबाई, ये वस्तु है इसका लंबाई इतना है, ये वस्तु इसका लंबाई इतना है, बस ये चीज़ है, ईजी। इसके बाद ये स्टूडेंट सोच रहा है, चश्मा वाला है, लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं? वो फीता जो दर्जी साहब का है वो क्यों है वैसा, ये सोच रहा है। तो लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना न भूलें। हाँ, कितना लंबाई है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, ये सब लिखना नहीं भूलें। अतः आपके परिणाम के 2 भाग होंगे, एक भाग अंक एवं दूसरा भाग मापन का मात्रक यूनिट होगा, इतना सेंटीमीटर, इतना किलोमीटर। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया है। जिस चीज़ को ये मापा है उसका दूसरा साथी भी वैसा। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना
अपने मित्रों द्वारा मापी गई उसी वस्तु की लंबाई से करें। दोनों के मापने में कितना का डिफरेंस आ रहा है। क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है? थोड़े बहुत भिन्न भी हो सकता है। यदि समान नहीं है तो भिन्न होने की संभावित कारणों पर चर्चा करें कि क्यों थोड़ा सा दोनों के मेजरमेंट में अंतर आ गया नापने में। फिर क्या आप जानते हैं मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं, पैमाना वही रहेगा। अतः किलोमीटर का संकेत km, मीटर का छोटा m, सेंटीमीटर का cm छोटा एवं मिलीमीटर का संकेत mm मिलीमीटर लिखा जाता है। इस तरीका से सबका संकेत है। इस सबको तो कम से कम रहना चाहिए ही समझ। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है। हाँ, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब किलोमीटर में भी छोटा और मीटर में भी है। जितना है इस सभी का अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है। जब तक कि ये बॉक्स के आरंभ में न आ रहे हों, जब तक ये बॉक्स के आरंभ में नहीं आएंगे तब तक ऐसे ही छोटे लिखे जाते हैं। मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते हैं। मात्रकों और उनके संकेत जो हैं सिंबल के बहुवचन नहीं होते हैं, इसीलिए इनके अंत में एस नहीं लगता है कि सेंटीमीटर cm और फिर es करके नहीं लग सकता है। इसके अंत में एस नहीं लगता है। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता है। जो मात्रक का संकेत है उसके अंत में बिंदु का चिन्ह नहीं लगाया जाता। अच्छा, cm लिख देंगे और क्या कहते हैं mm लिख देंगे और उसके बाद पॉइंट भी नहीं देना है। इंग्लिश में लिखे तो भी फुल स्टॉप नहीं देना है। इनके अंत में s नहीं लगता है और s भी नहीं लगता है। जैसे mm है तो इतना mm s नहीं लगेगा। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ना होता है। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ना होता है। मतलब थोड़ा सा गैप दे देंगे कि 5 ओम है, दोनों के बीच में ऐसे इस तरीका से गैप हल्का रहना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें बहुत अच्छा चीज़ है। 5.4 किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। कोई टेढ़ा वक्र है, वक्राकार होता है, तो उसका कैसे मापेंगे। अनीस और उसके माता पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई, जैसा कि चित्र 5.7 में दिखाया गया है। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा। मतलब हर बल्ब को सेट करने के लिए इतना इतना एंगल दूरी पर जो है ऐसे ऐसे लगाना है। विद्युत लड़ी से सजा हुआ घर, दिवाली जैसा माहौल है। और ये सोच रहा है कि उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा, जैसे कैसे सजाए होंगे। तो वक्र रेखा की स्थिति में आधा घुमा हुआ है, 3 मूड़ी टाइप में यहाँ पर है, केवाड़ी दरवाजा का ऊपरी भाग। वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जा सकता है। जैसे कि चित्र 5.8 में प्रदर्शित किया गया है। तो ये 5.8 चित्र है। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना, यानी ये जो टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको धागा से माप रहे हैं। इसी टेढ़ा मेढ़ा है तो उससे धागा से उसकी पूरी लंबाई को अच्छा से मापा जा सकता है, या लचीला फीता से। इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है। अब धागा को सीधा करेंगे तो जो लंबाई ओरिजिनल होगा वो पता, और मीटर पैमाने का उपयोग कर उसकी लंबाई को मापा जा सकता है कि सूत्री धागा इतना बड़ा है मीटर के हिसाब से, तो उस वक्र जगह का पूरा माप आ जाएगा। ठीक, ये भी समझ गए। अब है 5.5 स्थिति का निर्धारण। यानी कोई भी चल रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी चल, तो उसके स्थिति का निर्धारण करना। हर चीज़ का कैसे है वो जैसे जैसे बढ़ेंगे समझते चलेंगे। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात
पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई गई है। वाह, पिकनिक टाइप का, कि एक उद्यान में चलना है, शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातः काल सीधे वहाँ पहुँचने के लिए कहती है कि सवेरे भोरे वहाँ चलना है। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर होगा। ये लोग तो अभी कहीं गए नहीं हैं, तो अब उद्यान जो है सो कहाँ कैसे है, इस पर दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर होगा। अब हर आदमी अपने अपने एंगल, अपने अपने सोच से सोचता है कि इतना दूर पास होगा, तो वो भी इसमें डायग्राम में दिया गया है, आगे दूर होगा। तस्नीम और पद्मा कहती है, ये दो लड़की कहती है कि उद्यान पास में होगा, मतलब नज़दीक में होगा। दीपा और अनीस, ये जो हैं, ये दीपा और अनीस, उनको लगता है कि विद्यालय पास में होगा, यानी विद्यालय पास में होगा। हाँ, इन दोनों को लग रहा है कि विद्यालय पास में होगा, और तस्नीम पद्मा को लग रहा है कि उद्यान पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर है। वो सोच रहा है पंजाबी कि भाई यहाँ दोनों बराबर दूरी पे ही होगा। तो 5 आदमी में 2 और 1 5, ये 3 भाग में बट गया है। इसमें दिखाया गया है उद्यान, यहाँ सबसे राइट छोर पे उद्यान है, हरा भरा पौधा टाइप का किया हुआ है। और ये उद्यान के जस्ट सबसे दाएं में उद्यान है, और सबसे बाएं लेफ्ट में बस स्टैंड है। और ये चित्र 5.9 दीपा एवं उसके मित्रों के घरों, बस स्टैंड, विद्यालय और उद्यान की स्थिति, ये सभी जगह को इसमें दिखलाया गया है कि सबसे बाएं में बस स्टैंड, और उद्यान सबसे दाएं में है। और हरदीप और अनीस का घर बीच में है दोनों का, और उसके लेफ्ट में दीपा का घर है, और उसके लेफ्ट में विद्यालय है। और हरदीप के दाहिनी ओर तस्नीम का घर है, और उससे भी दाहिनी पद्मा का घर है, तब उद्यान है। और हर व्यक्ति सोचता है कि उद्यान नज़दीक है, कि ये क्या है। इसके बाद और जो जैसा जैसा सोचा है ऊपर में लिखा हुआ है, एक बार उसको लोग चाहे तो समझ सकता है कि हाँ कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, लेकिन सब सही बोल रहा है अपने अपने जगह पर। जैसे कि एक तस्नीम और पद्मा कहती है कि उद्यान पास में होंगे, तो तस्नीम और पद्मा ये दोनों कह रही है कि उद्यान पास में होंगे, तो सही बोल रही है, ये दोनों के पास में है। और शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातः काल में सीधे वहाँ पहुँचने के लिए दीपा उसके मित्र चर्चा करने लगे, उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर होगा। तो तस्नीम और पद्मा ये कहती है। दीपा और अनीस को लगता है कि विद्यालय पास में होंगे। दीपा और अनीस और विद्यालय, तो सही में दीपा और अनीस के पास में ही विद्यालय है, ये भी सही है। और हरदीप क्या सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर है, तो हरदीप बीच में है, 3 घर इधर, 2 घर इधर, तो लगभग बराबर तो कहता है, लेकिन हरदीप के घर से उद्यान ही नज़दीक है इस चित्र के अनुसार। 2 नहीं, हरदीप है, उद्यान, और विद्यालय तो नज़दीक ही है, ये सोच रहा है बराबर है, इसीलिए हरदीप भी ठीक नहीं सोच रहा है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है? इतना देर से थोड़ा समय बर्बाद, अच्छा सोचना भी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है? सभी सही हैं, यहाँ तो यही दिखाया है कि सभी सही है, चित्र 5.9। तब उनका प्रेक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? जब सब सही है तो वो अलग अलग क्यों प्रेक्षण हो रहा है उनका? क्योंकि वे विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने अपने घरों से कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही वस्तु या स्थान जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता तो उनका प्रेक्षण समान होता। अगर सब आदमी मिलकर के बस स्टैंड में अपने आप को रख ले, समझ ले कि यहाँ से उद्यान इतना दूर है, तो सबका मत ठीक रहेगा। और अपने अपने घर में बैठ के कहता है कि यहाँ से तो सही में सबका अलग अलग होगा। क्या ऑब्जर्वेशन? इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही वस्तु या स्थान बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा, उसका प्रेक्षण समान होता। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है, और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। किसको संदर्भ बिंदु कहते हैं?
किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है। कहीं से ना फीता एक जगह रख लिए तो वही संदर्भ बिंदु हो गया, संदर्भ बिंदु कहते हैं। ये मापन टेप है, इसको इंची टेप भी कहते हैं। ये इसमें भी मैग्नेट लगा रहता है, सटाक से अंदर चला जाता है सर्र करके। और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता है, क्या आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं खेलने के लिए। खेल शिक्षिका चाहती है कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करें। सभी स्टूडेंट को करना चाहिए, उन्हीं लोग को करना चाहिए कि कबड्डी खेलेगा और कबड्डी को जो पैमाना है उसके फील्ड का मापन वो चूना से करें। पद्मा, हमें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी, इसे खेल के कक्ष से ले आते हैं। खेल के कक्ष में वो फीता पैमाना है कि अधिक लंबाई वाला फीता यानी थोड़ा बड़ा वाला लाना है। कबड्डी खेलने वाला मैदान के लिए चूना लगाना है और ये सही में यहाँ चूना लगाने वाला चित्र दिया हुआ है, तो पहले तो इसी को देख लें उसके बाद पढ़ेंगे। संदर्भ बिंदु जहाँ दिखाया गया है वहीं से इसको शुरू किया गया है, बनाया गया है सब चूना लगा करके। हरदीप भी दे रहा है इधर, ये हेयर बैंड लगा करके ये भी चूना दे रही है और ये साइड में कुछ बता रही है, दुपट्टा ओढ़े हुए है। और ये लड़की भी झुक करके चूना लगा रही है और ये डबल चोटी यानी 2 3 3 6 सभी 6 फ्रेंड्स दोस्त कबड्डी मैदान का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, और दीपा बोलती है, आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहां से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। तो वही संदर्भ बिंदु के बारे में ये बता रही है। इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहते हैं। चित्र 5.11 में कबड्डी का कोर्ट बनाने के लिए रेखाएं खींचना, सही रेखा खींच रही है। इसके बाद आगे दिल्ली यहाँ से 70 किलोमीटर, हुनूज दिल्ली 70 किलोमीटर और चित्र है 5.12 किलोमीटर सूचक पत्थर। किलोमीटर का सूचना देने वाला ये माइल मीटर है। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नानी नाना जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वो दिल्ली जा रही थी, नाना नानी जी के पास पद्मा जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी, आप दिल्ली आ जाएंगे, और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। इतना किलोमीटर बाकी है, इतना किलोमीटर बाकी है। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा था। वही फोटो खींचा हुआ है, 70 किलोमीटर पर दिल्ली अभी दूर था, पद्मा के लिए लिखा था 5.12 में। इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था, 10 किलोमीटर वो और आगे चले आई। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा था कि वह अपने नाना जी के घर के निकट पहुंच रही थी। जितना पत्थर किलोमीटर कम उतना जल्दी नानी के यहाँ पहुंच जाएगी। कौन? पद्मा। ये किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं? यही इतना अब दूरी है वहाँ की। पद्मा यह निष्कर्ष कैसे निकाल पाती है कि वह अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुंच रही है? यही माइल मीटर को गिनते हुए ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे। अतः इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है, यानी कांस्टेंट दिल्ली है और ये मूविंग बॉडी है, पार्टी है मूविंग बॉडी है। तो संदर्भ बिंदु कहाँ होगा? तो नानी का घर जो दिल्ली में है, और पद्मा संदर्भ बिंदु नहीं होगी, ये बदल रहा है। यहाँ से हम यही समझे। 5.13 दिल्ली को संदर्भ बिंदु मानकर विभिन्न किलोमीटर सूचक पत्थरों की स्थितियां को यहाँ दिखलाया गया है। इंडिया गेट है जो दिल्ली है 0 किलोमीटर, और ये दाएं से जा रही है, पहले 70 किलोमीटर पर मिला, फिर 60, 50, 40, 30, दिल्ली 20 किलोमीटर, 10 और 0 मतलब कि दिल्ली में आगे। इस चीज़ को यहाँ दिखाया है।
और आगे है, यदि किलोमीटर सूचक पत्थर, जो किलोमीटर सूचक पत्थर है दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है जैसा कि चित्र 5.13 में दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर है। पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर पर है। फिर कुछ देर में 60-50 ऐसे हो रहा है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता है तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर दूरी पर है। ये तो अभी इसी बात है। क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? समय के साथ पद्मा की स्थिति परिवर्तित हो रही है, तो जी बिल्कुल हो रहा है। संदर्भ बिंदु के सापेक्ष में, विथ रिस्पेक्ट में, किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है? तो वस्तु तो पद्मा गतिशील ही है, होती है गतिशील वस्तुएं। क्रियाकलाप 5.2, आइए खोज करें। अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थिर विराम अवस्था में है। ऐसे 5 वस्तु को बना लेना है, वस्तुओं की 5 और सूची, 5 वस्तुओं की सूची बनाइए गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की जो स्थिर हो। 5 गो स्थिर वस्तु का नाम लिख लेना है और 5 गो गतिशील में जो भी चल रहा हो, जैसे साइकिल वगैरह चलता है चाहे कुछ भी, तो इसका करना है। उसके बाद अपने प्रेक्षण को तालिका 5.3 में लिखिए, उसमें लिखना है। विचार कीजिए कि आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील है। जो देखेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट है तो गतिशील है अथवा स्थिर है, जो रखा हुआ है बड़ी देर से, तो वही। तालिका 5.3 में अपने निर्णय का औचित्य लिखिए। क्या निर्णय लेते हैं आप? कि अपने आसपास की वस्तुओं का प्रेक्षण कर रहे हैं, गतिशील वस्तुएं। गाय खेत में चर रही है, चर भी रही है, दूर फिर चल भी रही है, आगे फिर चल रही है, तो ये मूविंग है। औचित्य क्या है अपना? वो स्थिर वस्तुएं। स्थिर वस्तुएं वो ले लिए कि पेड़ खड़ा है एक जगह, और इसका क्या औचित्य है? तो ये ऐसा 1 2 3 4 5 कॉलम है, 5 ऐसा चीज़ को लिखना है। एक बार उदाहरण भी दे दिया है कि गतिशील ऐसा समझ लें और स्थिर वस्तुएं ऐसा, और अपना जो है इसमें औचित्य में अपना औचित्य दे। तालिका में निर्णय का औचित्य लिखिए कि क्या निर्णय हुआ था, ये ऐसे घूम रहा था। ये अपने औचित्यों की तुलना एवं विश्लेषण कीजिए। कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर है? अब कैसे माने कि गतिशील है, से उस बात को लिखना है, और कैसे है कि ये स्थिर है, तो हाँ पेड़ है स्थिर है। कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। समय के साथ परिवर्तित होती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु स्थिर है। जितना घुमा के अब बोल रहे हैं बस बात वही चीज़ है जो स्थिर है, जो गतिशील है, जो हम लोग समझते हैं। दीपा ने और भी जाने, ठीक है। दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, बस में दीपा चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं, ठीक। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा। स्वाभाविक है, लोग ऐसे करके देखते रहते हैं चारों तरफ। अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे अब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, यानी 1 मिनट के बाद भी देख रहे हैं कि सभी सीट पे बैठे हुए हैं। कहाँ? तो बस में। बस से ही जा रही है, इसका मतलब है ना। दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, तो जो 70-60 किलोमीटर दिल्ली होकर जा रहा है, बस में बैठी हुई है दीपा। 1 मिनट के बाद भी देखती है तो सभी आदमी सीट पे बैठे हुए हैं, हाँ सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुई, क्या ये गतिशील हैं? कौन? बस गतिशील है और आदमी गतिशील है या नहीं, प्रश्न ये उठ रहा है किसके मन में? दीपा के मन में। उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। समय जो बीत रहा है तो यात्री तो सभी सीटें पर बैठा हुआ है, भले ही दूरी डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, यानी घट रहा है, यानी हम लोग मूविंग है, चल रहे हैं दीपा वाले बस के हिसाब से। अतः निश्चित ही ये स्थिर है।
अब यह हेंस अतः निश्चित ही ये स्थिर है। अब वो ये डिसाइड करती है कि सभी लोग स्थिर हैं, बैठे हुए हैं। तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं। खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो साए साए हो रहा, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही है। गाछ वृक्ष पेड़ पौधा झाड़ी लोग मकान ये सब पीछे छूटते जा रहा है, तो इसका मतलब ये मूविंग में है। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। ये संदर्भ बिंदु सुनिश्चित करेगा। यदि दीपा स्वयं या बस जो बस में है को संदर्भ बिंदु मानती है, अगर दीपा स्वयं को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर है। अब दीपा अपने आप को जो संदर्भ बिंदु मानती है, जैसे कबड्डी के लिए संदर्भ बिंदु था, जैसे दिल्ली एक उसका नानी का घर संदर्भ बिंदु था, तो उसी तरीका से दीपा जब संदर्भ बिंदु है तो यात्री स्थिर है, तब उसे यात्री स्थिर प्रतीत होता है या है। तथापि यदि वह बस से बाहर की किसी वस्तु या खिड़की से बाहर जैसे एक भवन, किसी भवन को संदर्भ बिंदु मानती है, देखती है थोड़ा देर के लिए, तो यात्री और वह बस गति में है, तो वो क्या होता है, बस आगे बढ़ गया, अब वो संदर्भ बिंदु जो मकान माने वो पीछे छूट गया। और भी जानेंगे। हाँ, विचार करें। ठीक है, मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। समुद्र तो हमेशा शांत, समुद्र तो हमेशा लहर मारता है, लेकिन मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है, तालाब जैसे में। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है, क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप यह सुनिश्चित कर सके कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में है। बस में थे तो खिड़की से देख लेते थे, अब जहाज में कैसे पता लगाएंगे कि हमारा पनिया का जहाज चल रहा है कि रुका हुआ है। ये बात यहाँ बोला है। गति के प्रकार, अब मापन वगैरह हो गया तो इसी में यही सब गति था। कुछ और भी गति के बारे में, कोई वस्तु गति हो रहा है, हाँ, मेजरमेंट मापन था उसमें, और गति है, कहाँ पढ़ा रहे थे, यहाँ गति के प्रकार, इसके बारे में जानते हैं। मोशन तो क्रियाकलाप 5.3 आइए खोज करें। क्या, एक रबर लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए, रबर लेके उसको छोड़ देना है। उसकी गति का अवलोकन कीजिए। गति 1 से 2 सेकंड में नीचे पृथ्वी पर आ जाएगी, 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड 2। क्या रबर एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? डायरेक्ट सीधे आ गई किधर उधर, तो डायरेक्ट सीधे। जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वह सरल रेखा में गति करता है? तो संतरा भी ऊपर से पृथ्वी पे मतलब जमीन पे गिरेगा तो सरल रेखा में ही गति करता है। क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? तो हाँ, हम लोग तो देखे हैं। परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए। जब वो मार्च पास्ट होता है, सैनिक जो भी हैं वो जब मार्च पास्ट करते हैं सभी, जैसे 26 जनवरी का परेड होता है दिल्ली के लाल किला में, वहाँ पर तो स्मरण कीजिए अगर वैसा कोई देखें या टीवी मोबाइल में कहीं देखें हैं। क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? प्रश्न ये पूछ रहा है, क्या वे सरल रेखा में चलते हैं? एक पैटर्न, एक अच्छा, जब एक भारी बॉक्स धकेला जाता है तो वह भी सीधी रेखा के अनुदिश गति कर सकता है। चित्र 5.14 में उसको दिखाया गया है कि ये एक लड़का है और ये बॉक्स को धकेल रहा है तो सीधी रेखा के अनुदिश, और ये रबर जो हाथ से छोड़े बोले 1-2 सेकंड में पहुंच जाएगा ज़मीन में, उसका चित्र। और उससे नीचे तो ये रहा, बहुत अच्छा, सरल रेखीय गति, ऐसा गति जो एक सरल रेखा में जो गति होता है वो सरल रेखीय गति। ये जो लड़कियां हैं, अब गिनेंगे तो नहीं उतना, फिर भी अंदाज़ा लगाते हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 लड़कियां हमें। सभी का काला जूता है, उजला मोजा है, उजला ये सलवार है, ऊपर में सूट है और उसके ऊपर में ये स्वेटर है, और जो गाइड में दाहिने साइड में है,
और ये सभी का हाथ एक ही जैसा है, सभी एक ही जैसे पीछे वगैरह, तो ये सरल रेखीय गति है। और ये नारंगी गिर रहा था, उसको भी इसके बारे में जैसे ही पूछा, ये 4 पिक्चर यहाँ दिया हुआ है ये, और सरल रेखीय गति को पहचानने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा दिया गया है। हाँ, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अपने चारों ओर के परिवेश से इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए। कौन सरल रेखीय है, कौन नहीं है, क्या है, समझिए। परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही गति करती है? नहीं, सीधे सीधी सब गति होगा नहीं, कुछ घुमावदार वाला। आपने झूलों और घूमने वाले हिंडोलों पर झूलने का आनंद लिया होगा। तो लिया होगा, जरूर लिया है, लिए हैं आपने झूलों और घूमने वाले हिंडोलों पर झूलने का आनंद लिया होगा। हिंडोला है हुरला। क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति हैं? ये सरल रेखीय गति नहीं है। नाव वाला झूला पर बैठते हैं तो वो ऐसा ही दोलन टाइप का अप डाउन होते रहता है, तो ये सरल रेखीय नहीं है। और इसमें ये तो मेला का ही चित्र है, वृत्तीय गति। और ये जो घोड़ा है बच्चों को बैठने के लिए घोड़ा पर चढ़ाया जाता है। घोड़ा पर तो सभी बच्चे चढ़े हुए हैं, और ये गति एक एक्सिस जो झंडा जिस पे लगा हुआ है उसी के चारों ओर ये झूला में राउंड राउंड घुमाया जाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं। और ये लड़की एक धागा में कोई ऑब्जेक्ट पदार्थ बांध ली है और उसको हाथ इसका संदर्भ बिंदु हुआ और उससे इसको घुमा रही है। तो इसको वृत्तीय गति को यहाँ समझाने का बहुत अच्छा ये चित्र के माध्यम से दिया हुआ है। आइए जांच करें। क्या एक धागे के एक छोर पर एक रबर या एक आलू बांधिए। हाँ, उसके जो ऑब्जेक्ट है उसको आलू बांधिए, इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़िए, ठीक, तथा इसे चित्र 5.15 की तरह घुमाइए, जैसे ये डॉटेड रेखा में दिखाया गया है। इसकी गति का अवलोकन कीजिए, जो ये किस गति से घुमा रहे हैं। क्या रबर की गति घूमने वाले हिंडोले की गति के समान है? रबर की जो गति है वो घूमने वाला जो ये हिंडोला है, झूला, बच्चा का घोड़ा वाला झूला, हाँ, हिंडोले की गति के समान है। ये दोनों का गति समान है, ये मतलब यहाँ पूछ रहे हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। अगर कोई वृत्तीय पथ जो है उसके अनुदिश में अगर गति करता है तो वृत्तीय गति कहलाता है। गाय भैंस भी दौनी करता है, वो भी वृत्तीय गति में होगा। क्रियाकलाप 5.5 आइए जांच करें। ओ ऐसा झूला है और ये विद्यार्थी झूला झूल रहा है और ये रबर है, इसको बांध के अपना चुटकी से पकड़ के रखना है। तो ये दोलन गति में, झूला कैसा गति है? दोलन गति है। और इस रबर को भी ऐसे ऐसे करेंगे, नीचे में ऐसे ऐसे चुटकी पकड़े रहेंगे तो वो भी दोलन गति हो जाएगा। एक धागे के एक छोर पर एक रबर या एक आलू बांधिए, ये तो हो गया। क्या धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबर को 5.16 लटकाइए। यहाँ लटकाने के लिए अपना हाथ स्थिर रखिए, चुटकी पकड़ के स्थिर हाथ रखना है। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबर को एक ओर ले जाइए। अब दूसरा हाथ ला करके उस रबर को पकड़ के उसको ऐसे घुमा के एक ओर ले जाइए और फिर छोड़ दीजिए। चित्र 5.16। क्या यह एक माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है? हाँ, माध्य स्थिति तो वही रहेगा, वही जो चुटकी पकड़े हुए हैं। क्या इसकी गति झूले की गति के समान है? जैसे झूला में भी है, हाँ, तो उसके समान है। दोलन गति यहाँ बताया गया है। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति दोलन गति कहलाती है। क्या है? नियत स्थिति। इस झूला का जो ऊपरी भाग है वो नियत हुआ, इसका चुटकी नियत हो गया, उसके इधर उधर यानी
बारंबारता दोहराया जाता है दोलन गति में, तब उसकी गति दोलन गति कहलाती है। यहाँ तक समझ गए। क्रियाकलाप 5.6 आइए जांच करें। टेबल है, 3 किताब रखा हुआ है और भी कुछ है, उस 3 किताब से कोई एक चीज़ चाप करके रखा हुआ है। तो क्रियाकलाप क्या है कि लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए। कितना? 50 सेंटीमीटर, यानी जो फीट रहता है औजार बक्स वाला वैसा 15 या 45 सेंटीमीटर, और उससे थोड़ा बराबर, इतना बराबर क्या लेना है? धातु की एक पतली पट्टी। इसका एक छोर मेज पर दबा दीजिए। तो दबा दिए किताब रख करके। आप इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकों या एक ईंट का उपयोग, हाँ, इसको दबाने के लिए पुस्तक रख सकते हैं या ईंटा से उसको चाप सकते हैं, कर सकते हैं, जो कि 5.17 चित्र में दिखलाया गया है कि एक धातु की पट्टी में दोलन गति करवाना है। अच्छा, हाँ, अगर मजबूती से अगर पकड़ नहीं रखेंगे तो उसको अप डाउन में प्रेशर लगाना है तो थर्र करके ऐसे होगा। यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है। पट्टी के इस छोर की ईंट का उपयोग करें कि जल्दी अथी नहीं हो। अब पट्टी जो स्ट्रिप है के दूसरे छोर को थोड़ा दबाइए और फिर छोड़ दीजिए, यानी उसका दूसरा जो छोर है, एंड है, उसको उंगली से हल्का पुश करेंगे नीचे और छोड़ देंगे तो वो आगे पीछे मतलब वाइब्रेशन टाइप का थर थर ऐसे इस तरीक़ा से होने लगेगा। पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन कीजिए और हम उसको देखेंगे। क्या ये ऊपर नीचे गति करती है? तो हाँ, करती है। यह भी दोलन गति का उदाहरण है। तो ये समझा दिए, 3 तरह का दोलन देख लिए, 3 उदाहरण देख लिए। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, अपनी गति को दोहराती है एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। तो ऐसे गति को आवर्ती गति कहते हैं। मतलब वो बार बार आया, फिर झूला उधर से ऊंचा गया, फिर वहाँ से फिर नीचा हो करके चला गया। तो ये जो बारंबार होता है ये आवर्ती गति कहलाती है। एक टाइम अंतराल के बाद कि 3 सेकंड में गया ऊपर में और फिर तीसरा सेकंड में आ गया जमीन के आसपास, चाहे ये। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है, जैसे कि हुरला वो जो था घोड़ा वाला, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। जो चुटकी पकड़ के दोलन करवा रहे हैं, वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति हैं। वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति है। यहाँ तक ठीक। क्रियाकलाप 5.7 आइए पहचाने। चित्र 5.18 में दर्शाए गए बच्चों का पार्क देखिए अथवा किसी बच्चों के पार्क का भ्रमण कीजिए। हाँ, चिल्ड्रन गार्डन, किसी बच्चों के पार्क का भ्रमण कीजिए। विभिन्न प्रकार की गति पर ध्यान दीजिए, कौन चीज़ कैसे गति हो रहा है, उनका सरल रेखीय गति है ना, वृत्तीय एवं दोलन गति में वर्गीकरण कर लीजिए। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? गति 3 प्रकार के हैं, सरल रेखीय, वृत्तीय एवं दोलन गति में वर्गीकरण कीजिए कि हाँ ये चीज़, ये गति इस तरीक़ा से कर रहा है। तालिका 5.4 यहाँ पर तो खूब मौज मस्ती हो रहा है खेल के मैदान में, और ये आउटडोर गेमिंग जो भी है इसका नाम भी नीचे में है कि बच्चों के पार्क में प्रेक्षित गति के प्रकार को यहाँ पर खेल खेल के माध्यम से समझा देना चाह रहा है। और ये क्या है, देख रहे हैं इसको कि वो हरदीप और उसका एक साथी फ्रेंड दोनों वो राउंड वाले झूला पे झूल रहा है, हाथ से भी बैलेंस किए हुआ पकड़ा हुआ है दोनों। और ये बड़ा सा सीढ़ी पर पीछे से चढ़ने वाला है और इस पर से स्विंग होना, मतलब जो ये लड़की उस पर से छिछल रही, और ये इधर एक लड़का और एक लड़की बैठ कर के हाथ पकड़ के, और ये भी हाँ, ये ऐसा है। अभी ये लड़का नीचे झुका हुआ है, ये लड़की ऊपर में है। कुछ देर में वो लड़की नीचे चले जाएगी और ये लड़का, ये इस तरीक़ा का झूला होता है ये। और ये लड़का ये बस वही रस्सी कूदना, और एक झूला इधर भी
ये लड़की इधर भी झूल रही है और ये कुछ व्यायाम पकड़ रही है ना, ऐसा है। उसके बाद तालिका 5.4 गति के प्रकार। एक तरफ इस कॉलम में वस्तु है तो वस्तु क्या है, तो झूला सरल रेखीय गति कर रहा है कि वृत्तीय गति है कि दोलन गति है। हाँ, दोलन गति में लिखा है नियत बिंदु के इधर उधर गति। दोलन गति जहाँ होगा वो कोई भी एक संदर्भ बिंदु जो भी होगा नियत बिंदु कांस्टेंट बिंदु की इधर उधर गति होगा। झूला है तो झूला में दोलन कैसा होता है, नियत बिंदु के इधर उधर। तो इसी तरीक़ा से 5 ले लेंगे, जैसे हिंडोला, झूला, फिर और भी कुछ, और उसका ऑब्जर्वेशन इसमें लिखना है। फिर आगे देखते हैं कि प्रमुख शब्द, यहाँ से कुछ शब्द सीख लेते हैं। सेंटीमीटर जाने, वृत्तीय गति भी जाने, दूरी भी जान रहे हैं, किलोमीटर, लंबाई, सरल रेखीय गति, मापन जो मापने का पैमाना है, मीटर, मिलीमीटर, गति, दोलन गति, संदर्भ बिंदु वही दीपा के नानी घर दिल्ली वाला संदर्भ बिंदु, लंबाई का एसआई मात्रक, हाँ एसआई इंटरनेशनल यूनिट जो था ये स्टैंडर्ड, वर्गीकरण करना, हाँ तीनों गति रेखा में वर्गीकरण करना, खोज करना कुछ कुछ आसपास में, पहचान करना किसी चीज़ को पहचानना है, जांच करना उसको चेक करना, औचित्य बनाना अपना मतलब थॉट देना, मतलब क्या विचारे सोचे क्या अवलोकन करना, वही ऑब्जर्वेशन। प्रमुख ये शब्द था और सारांश लिया हुआ है, यही 5-7 पॉइंट में दिया हुआ है सारांश, इसके बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा। मुख्य बिंदु बहुत अच्छा है, समझना चाहिए। मुख्य बिंदु क्या है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रकों को देशों द्वारा मापन के मानक मात्रकों के रूप में स्वीकार किया गया है। एसआई मात्रक को सभी देश सब मान्यता दिया है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, इसका प्रतीक एम है, सभी जानते हैं। 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ये पहले भी हम लोग जान चुके हैं। जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तब इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। वही निश्चित बिंदु को संदर्भ बिंदु। एक वस्तु को गतिमान में तब तक कहा जा सकता है जब उसकी स्थिति, थोड़ा बड़ा कर देते हैं थोड़ा, हाँ एक वस्तु को गतिमान में तब कहा जा सकता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ में बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है। इसको फिर से, एक वस्तु को गतिमान में तब कहा जा सकता है। कोई वस्तु को हम कैसे समझेंगे कि गतिमान में है? जब कोई वस्तु गतिमान में तब कहा जा सकता है कब, जब उसकी स्थिति, किसकी, उसकी स्थिति जिस वस्तु को गतिमान में कह रहे हैं संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है। तो वही सीधी सी बात है, दीपा का नानी गांव जो है दिल्ली में कांस्टेंट है संदर्भ बिंदु दीपा का बस, तो उसकी गति को, हाँ जब उसकी स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, जैसे कि पैरेड करती हुई वो लड़कियां, तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे वो हुरला, हिंडोला, घोड़ा वाला। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है, वो झूला, जो झूला पर एक लड़की झूल रही है, तब उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग सभी चीज़ जाने हैं, उसी को पॉइंट में किया। आइए और अधिक सीखे, बस थोड़ा और अधिक सीख लें, यानी मुख्य भाग खत्म हुआ और आइए और अधिक सीखें। तो थोड़ा और सीख लेते हैं। बल्ब का चित्र दिया हुआ है, लाइट जल रहा है। तालिका 5.5 के स्तंभ 1 में दी गई लंबाइयों का उनके मापन के लिए स्तंभ 2 में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। यहाँ मिलान करने वाला तालिका 5.5 दिया हुआ है, 4 बाएं साइड में 4 दाएं साइड में। दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी, तो ज़्यादा दूर है दिल्ली और लखनऊ यूपी में, तो ज़्यादा दूरी के लिए इसको किलोमीटर में, तो जहाँ किलोमीटर है उसको किलोमीटर सेकेंड स्थान में है दहिना साइड में। सिक्के की मोटाई, तो सिक्के का जो
मोटाई है, इसको मापने के लिए सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में आएगा सिक्के की मोटाई। और रबर इरेजर की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर का इरेजर होगा। और विद्यालय के मैदान की लंबाई, विद्यालय का मैदान 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर, ये मीटर में विद्यालय के मैदान की लंबाई को माप सकते हैं। ये हो सकता है, मिल गया। दूसरा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सत्य कथन के सामने सत्य एवं असत्य कथन के सामने असत्य लिखिए। यानी यही सही क्रॉस का टिक लगाने वाला है। और ये क ख ग 3 वो पूछा है। एक क में, एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखा में चलती है, फिर कहीं जहाँ ट्रेन हो जाएगा, मुड़ जाएगा, रोड बैंड रहेगा, तो हाँ, तो एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है, तो हाँ है। कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है। तो गति में है कौन? दीपा। बस में वही पूछा जा रहा है। ग, 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये तो गलत है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होगा। नहीं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तब 1 किलोमीटर हुआ। यहाँ 2100 सेंटीमीटर दिया है ना, तो ये गलत है। 3 में है, निम्न में से कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है? किससे हम मापते नहीं हैं उसको छांट लेना है। मिलीमीटर बिल्कुल जान रहे हैं, किलोमीटर जान रहे हैं, सेंटीमीटर भी हमने अभी पढ़ा है, और बलिस्थ भी पढ़े हैं, चारों चीज़ पढ़े हैं। लेकिन कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है? मात्रक तो है लेकिन स्टैंडर्ड मानक मात्रक नहीं है। यानी सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, तो घ में बलिस्थ जो है ये इसमें से मात्रक, मानक मात्रक नहीं है, बित्ता नहीं है मानक मात्रक। 4, अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए, है ना। मापन फीते लीजिए, इन सभी पैमाने में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम यानी कम मान को ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। जैसा कहता है वैसा कोई करने के लिए हम लोग नहीं तैयार होते हैं, इसीलिए बस समझ गए ना कि ये हो रहा है, ये कर रहा है। 5, मान लीजिए आपके, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है। इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। तो 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर प्लस आधा किलोमीटर है। अब इसको मीटर में बदल देंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और आधा किलोमीटर में 500 मीटर, तब 1500 मीटर में व्यक्त हो गया। इसका मतलब ऐसे समझ करके आगे बढ़ते चलना है क्लास 6 के अनुसार ही। और 6 पॉइंट पे है कि एक गिलास या बोतल लीजिए, गिलास अच्छा है बोतल लीजिए, ठीक मान लिया, ले लिए। गिलास या बोतल के तल निचले भाग के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। इसको लचीला फीता से माप सकते हैं, जैसे पेड़ के तना को मापे थे। अपने दोस्त की लंबाई मापिए। ये 5 फीट है, ये 5.5 फीट है, ये 6 फीट है। ये इस तरीक़ा से अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो उसे सब होगा, ये 1 मीटर है, 1 मीटर से कम है या ज़्यादा है। सेंटीमीटर का आदमी को सेंटीमीटर में भी मापा जाता है कि हाँ जैसे ये 170-75 सेंटीमीटर है। एवं मिलीमीटर में तो हम लोग नहीं आदमी का लंबाई मापते हैं, बहुत छोटा के लिए है। 8वां पॉइंट है, आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। आपको एक सिक्का दिया गया है, अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी।
एक एक सिक्का दे करके आप पूछ लिया कि जो पुस्तिका है उस पर एक एक करके सिक्का रखने में कितना का ज़रूरी होगा। तो पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर मापकर अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए। कि किनारे जो पुस्तिका है यानी एक पुस्तक का लंबाई चौड़ाई तो हम इसे इमेजिन कर सकते हैं, उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर यानी 15 सेंटीमीटर यानी 1 फीट इतना बराबर जगह ले लेंगे या सिक्का को सटा सटा करके रखेंगे या उसके एक के बाद एक ऊपर तो नहीं करा है ना, एक के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर एक के बाद एक सिक्का रखेंगे तो 15 सेंटीमीटर में 10 सिक्का सब हो जाएगा और सब हो जाएगा एडजस्ट। यही कह रहा है 15 सेंटीमीटर मापक अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए, ये करना था। 9वां पॉइंट है सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति के दो दो उदाहरण दीजिए। वही सब जो चित्र में दिखलाया गया है वही उदाहरण दे देना है कि सरल रेखीय वो हुआ, पेरेड वाला वृत्तीय हो गया, झुल्ला दोलन गति भी हो गया, झुल्ला दो दो उदाहरण देखे। 10वां नंबर अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। चारों ओर देखेंगे, अब जो आदमी जिस घर में है तो चारों ओर दीवार ही दिखाई देगा, बाहर में है तो हरा भरा पेड़ पौधा कुछ दिस दैट। ऐसे कुछ वस्तुओं की लंबाई को mm में, कुछ की cm में और कुछ की m में व्यक्त करना आसान होता है। सीधे m भी है, m से इतना मीटर। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए एवं तालिका 5.6 में लिखिए। तालिका 5.6 हमारे चारों ओर की कुछ वस्तुओं का आकार। जब ये टेबल बना के दे रहा है, किताब अगर जिस स्टूडेंट के पास है उसमें यूँ भी भर सकता है कि लंबाई का उपयुक्त मात्रक है, इधर मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, यानी 3 वो पैमाना दिया है। मिलीमीटर में कुछ ऐसा वस्तु का नाप लिख देंगे, सेंटीमीटर में जैसे पेंसिल का नापे थे, और मीटर में जैसे कि मान लिया जाए कपड़ा है 2 मीटर मांगी थी। 11 में देख रहे हैं ऐसा साइकिल में स्प्रिंग रहता है, साइकिल के सीट के पीछे में इस तरीका का, या और भी ऐसा उपयोग होता है। और इसका नाम है रोलर कोस्टर ट्रैक। ये स्प्रिंग ट्रैक है और रोलर मतलब घुमावदार, रोलर और कोस्टर, जिसका कोस्टल जैसे एरिया होता है, इसका कोस्ट जो है ये मुड़ा हुआ है, रोलर कोस्टर ट्रैक। 11 में है कि एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र 5.19 में दिखाए गए आकार में बनाया गया है। एक गेंद हाँ लाल रंग का गेंद देख रहे हैं उस पर है। एक गेंद बिंदु क, पहले तो ये भी क पहले समझ लेते हैं कि सबसे ऊपरी छोर पर क है, उसके बाद ख है, इस दोनों के बीच में पीला बॉल है, क ख। ग हुआ इसका धारा जमीन बेस, क ख ग अंगह या अरह, ये उस साइड है। आ घ हो गया जो घुमावदार पोर्शन है उसका सबसे पिक पॉइंट, वही समझते हैं जो घुमावदार भाग का सबसे ऊंचा जगह है। और इधर भी एक बल्ब है, बल्ब नहीं बॉल है, आई च है। तो क ख ग घ र च, इतना में हमको रोलर कोस्टर ट्रैक का ये जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र 5.19 में दिखाए गए आकार में बनाया गया है। ठीक, एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है, कौन, पीला वाला, और बिंदु च से निकल जाती है। तो पीला वाला भी और उससे आगे आगे लाल वाला जाके अब च में निकलने वाला है, इसका गोटी लाल होने वाला है। कोष्टक क से प्रारंभ होती है और बिंदु च से निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। क्या कह रहा है, रोलर कोस्टर पर, हाँ रोलर कोस्टर का जो ये ट्रैक है पर गेंद की गति के प्रकार कि कैसे कैसे गति कर रहा है, उसका क्या टाइप है प्रकार, और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। हमको लगता है दोनों तीनों गति इसमें, यहाँ जब इस गोल भाग में घूमेगा तो वृत्तीय गति होगा। अभी जो पीला क से ख तक आ रहा है तो यह सरल रेखीय गति हो गया। अब वो वृत्तीय और एगो क्या था, झूलना झूलने वाला, दोलन तो कहीं नहीं कर रहा था। तो इस तरीक़ा से ये हुआ।
पहचान कीजिए। 12 माप पॉइंट है। वही तस्नीम लड़की जो सबसे राइट में थी उस समय में, फिर से एक बार पिक्चर लाएंगे तो फिर वो नहीं आएगा जल्दी। तस्नीम स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वो तस्नीम जो सबसे राइट साइड में चश्मा पहने हुए लड़की थी, वो स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है। तो एकदम अच्छा से बना सकती है। फीट लकड़ी का, उस पर सही दूरी मात्रक पर सेंटीमीटर का चिन्ह बना सकती है। वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है कि हमको फीता वाला टेप, चाहे जो भी वो टेप बनाना चाहती है, तो क्या चाहिए उसके लिए। तो प्लाईवुड, इसका मतलब वो लकड़ी वाला फीट बनाना चाहती है, प्लाईवुड का। कागज़ भी लेगी, कागज़, कपड़ा, लचीली रबर, स्टील आदि, यानी हर चीज़ से बन सकता है। स्टील पर भी, प्लाईवुड पर भी। रबर लेना है उसको, कपड़ा, कागज़, लचीली रबर। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों। अब इस बात को समझना है कि प्लाईवुड पर अगर बनाते हैं तो उसका ज़रूरी है। कागज़ हमको बनाना है मीटर का पैमाना, तो उसमें हमको कागज़ का क्या ज़रूरी होगा, वो तो फट चिट जाएगा। ये तो कोई चीज़, तो कागज़ को हम छांट सकते हैं यहाँ से। कपड़ा से तो फिर हमको बनाना है मीटर जिससे कपड़ा नापेंगे, हम कपड़े को भी मीटर में बना सकते हैं। उसी को अगर क्या कहते हैं, छोरी टाइप का या फिर कोई पैमाना धागा रस्सी टाइप का बना ले तो वो भी पैमाने का मात्रक हो सकता है। लेकिन प्लाईवुड, कागज़, कपड़ा, लचीली रबर, इसका भी पैमाना नहीं, स्टील का बन सकता है। तो स्टील और प्लाईवुड रहेगा। कागज़, कपड़ा, रबर को छाट सकते हैं। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों। इसलिए कि कागज़ से नहीं बनेगा फीट पैमाना, कपड़ा से भी नहीं, लचीला रबर से नहीं, हम ऐसा ही सोचते हैं। 13 नंबर में है, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल, कार्ड गेम, ताश बनाने के संबंध में विचार कीजिए। इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। क्या, अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर, लंबाई का जो मात्रक है मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उसके रूपांतरण पर, उसका जो रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल, कार्ड गेम बनाने के विचार कीजिए और इसकी योजना बनाइए और इसे, वही कि लंबाई का मात्रक कैसे है, इस सबको आपस में सभी विद्यार्थी मिल करके समझ लीजिए। और भी सीखें थोड़ा, बस 1-2 पन्ना और है, समय बहुत ज़्यादा भी हो गया तो हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। जल्दी करके हम खुद समझना। हम ये 6 स्टैंडर्ड के लिए है और बहुत ही अच्छा है दिया हुआ। और भी सीखे। यहाँ एक कागज़ का हवाई जहाज़ जो हम लोग बच्चा में बना करके उड़ाते थे, उसको दिखाया गया है। और उसका जो दिशा है घूम करके एक जगह गोलीय वृत्त में भी घुमा है, ये यहाँ है। क्या आप पैमाने का उपयोग करके अपनी पुस्तिका या पाठ्य पुस्तक के किसी एक पेज की मोटाई को ज्ञात कर सकते हैं। फिर से ये क्वेश्चन दोबारा आ गया जो पहले था, ये तो हम अभी तक नहीं कर पाए हैं कि पेज की मोटाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो 0.000 m या इसी आसपास में होना, मतलब बहुत कम। एक ही पेड़ से गिरी हुई कुछ पत्तियों को एकत्रित कीजिए। जैसे किसी आम के पेड़ से सभी पत्ता होना चाहिए, किसी एक ही पेड़ से। जिस पेड़ की पत्तियां आपने ली है उसका नाम पहचानिए कि आम के है, कटहल के है, जो भी है। इस पेड़ को 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर इन सभी पत्तियों की लंबाई एवं चौड़ाई का मापन कीजिए। ये तो हो जाएगा, एगो फीट ले लीजिए, पत्ता को नापते रहिए कि ये करे थे लंबाई इतना इतना चौड़ाई, और लिख दीजिए पन्ना पर, चौड़ाई का मापन कीजिए। जैसा कि चित्र 5.20 में दिखाया गया है, यानी आगे दिखाया गया है। अपने प्रेक्षणों को तालिका 5.7 में लिखिए। बस ये करना है, 5 को लिख करके रख देना है। इस सबसे क्रिएटिविटी स्टूडेंट का बढ़ता है। जो इजी है उसको कर लिए, जो एपरेटस पास में नहीं है उसको एज्यूम कर लिए, मान लेंगे। चित्र 5.20 में पत्ती की लंबाई और चौड़ाई का मापन। तो लंबाई सीधा बात है, पत्ती का जो छोर है और जो जड़ है उस दोनों को नापे 0 पर रख करके, तो ये 7 से ज़्यादा सेंटीमीटर का, यानी ये हो गया। और चौड़ाई, इसका विड्थ जो है इस तरफ से, ये हो गया 5, जो ये 5 सेंटीमीटर।
तो 7.25 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा ये हरा पत्ता है। तालिका 5.7 पत्तियों की लंबाई एवं चौड़ाई तो है ही। आइए 5 तो 5 का 3 एक 3 2 3 को इसमें लिख देना है, 2 3। क्रम संख्या 1, पेड़ का नाम लिख लेना है, आम था, लीची था, कटहल था, कुछ भी है, फूल का पत्ता था, पत्ती की लंबाई तो पत्ती की लंबाई, पत्ती की चौड़ाई। बस यही बात था ऊपर में। चर्चा कीजिए कि एक ही पेड़ की पत्तियां लंबाई एवं चौड़ाई में भिन्न भिन्न क्यों है। एक ही पेड़ की पत्तियां लंबाई एवं चौड़ाई में भिन्न भिन्न, हाँ, जो बहुत थोड़ा बड़ा पत्ता है, छिप का पत्ता थोड़ा छोटा होगा, जो पहले पत्ता है वो बहुत बड़ा में होगा, तो ये तो भिन्न भिन्न हो सकता है और होता है। तो अपने आसपास के बड़ों से चर्चा कीजिए, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, कि पुराने दिनों में लंबाई के मापन के लिए किन मात्रकों का उपयोग किया जाता था। जबकि हम लोग हड़प्पा के समय में भी पढ़े कि मात्रक का लंबाई उसमें उपयोग पैमाना होता था। लंबाई के मात्रक के लिए किन मात्रकों का उपयोग किया जाता था। इंटरनेट का उपयोग कर भारत में पुरातात्विक स्थलों के खनन में प्राप्त लंबाई के पैमानों की जानकारी भी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है कि आप ऑनलाइन भी सर्च करके प्रयास कर सकते हैं कि भाई वो पुरातात्विक स्थल में जो खनन में प्राप्त हुआ है वो चीज़ सब, उसको हम उसके लंबाई को माप सकते हैं, या क्या मापन का वहाँ लिखा हुआ है कि ये चीज़ इतना लंबाई चौड़ाई का मिला। ये करने के लिए यहाँ बताया गया है। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की रेखाओं तथा उनके संयोजनों का उपयोग करके एक भूल भुलैया की रचना कीजिए। एक भूल भुलैया की रचना दहिना में है। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की रेखाओं अथवा उनके संयोजनों का उपयोग करके एक भूल भुलैया की रचना कीजिए। आपके लिए इसका एक भाग 5.21 में बनाया गया है। क्या? तो भूल भुलैया। अब आप अपनी कल्पना का उपयोग कीजिए और अपनी इच्छानुसार इसका विस्तार इतने बड़े आकार तक कीजिए जितना आप चाहते हैं। यानी एक पैटर्न दे दिया, इसको अगर इस पैटर्न को समझ गए तो इसको हम एक पन्ना में बना सकते हैं। क्या है? लाल और हरा 2 कलर है, और जैसे 2 डैश टाइप में एक ऐसे है और एक ऐसे है। ऐसे ही बना करके इसको फॉर्म कर लेना है। लेकिन भूल भुलैया में हम अपने ही भूल भुलैया हो जाएंगे, बहुत समय लगेगा। लेकिन जो पजल सॉल्व करता है वो क्या होता है, क्यूब उस तरीका में इसमें दिमाग लगाना है, बस हो गया। और ये है लंबाई मापन। चित्र 5.22 में क्या देख रहे हैं कि एक लड़की है, उसको दीवार के सहारे तो नहीं, यानी दीवार से सटा करके उसकी मम्मा या टीचर जो भी होंगी वो खड़ा की हुई है, और उसके सर पे स्केल रखी हुई है, यानी उसके लंबाई को उस दीवार के संदर्भ में सापेक्ष में मान ले करके ये है। चोटी दोनों इसका आगे है, और जो इसका लंबाई के मापन का यहाँ चित्र दिखाया गया है। मेरी लंबाई कितनी है? एक दीवार के अनुदिश मतलब उसके साथ साथ, है ना। एक दीवार के अनुदिश खड़े हो जाइए और किसी वयस्क अपने से बड़े व्यक्ति जो हैं की सहायता से अपनी ऊंचाई जो 5.22 में दिखाया है को चिन्हित कीजिए कि हम कितना मेरा हाइट है। तो एक स्केल से वहाँ पर दीवार में चिन्ह बना दिया जाएगा। सहायता से अपनी ऊंचाई 5.22 को चिन्हित कीजिए। अपनी एवं अपने भाई बहनों की लंबाई का अभिलेख रखने के लिए इसे प्रत्येक 3 माह में दोहराइए। 3 महीना पर जो है, तो अब 2-3 भाई बहन हैं तो उसको नाप लीजिए, रख करके पन्ना पर लिखिए। अपने भाई बहनों की लंबाई का अभिलेख रखने के लिए इसे प्रत्येक 3 माह में दोहराइए। तो 3 महीना में तो लगेगा उतना ही बड़ा थे, फिर 3 महीना में लगेगा तो उतना ही बड़ा है। अगर 12 महीना हो गया, साल भर में लगेगा वो 1 इंच बढ़ गए हैं, 2 इंच बढ़ गए हैं, ऐसा है ना। आइए साइकिल का उपयोग कर 2 स्थानों के बीच की दूरी का मापन करने के लिए एक मनोरंजक विधि की रचना करते हैं। क्या? तो साइकिल से मापना है। धातु की एक लचीली पट्टी को साइकिल के आगे के पहिए की तीली पर इस प्रकार लगाते हैं कि हर बार जब भी यह पहिए को धारण
करने वाले फ्रेम को पार करता है तो इससे टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। साइकिल में कुछ एक ऐसा पत्ती टाइप का लगा देंगे और जब जब वो साइकिल एक राउंड मार करके फ्रेम के पास आएगा तो वो पत्ती जो है सटना थोड़ा आवाज़ करेगा तो समझेंगे एक राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, तो कितना राउंड, तो इससे हम माप सकते हैं। टकराता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। 5.23 में उसको दिखलाया गया है। फिर आगे पढ़ते हैं। अब धीरे धीरे साइकिल चलाइए, ठीक, और गिनिए कि ध्वनि कितनी बार उत्पन्न हुई है। यह संख्या आपको बताएगी कि आपका पहिया कितनी बार घुमा है। इसके बाद पहिए की परिधि की लंबाई को धागे का उपयोग कर मापिए। उस परिधि की जो लंबाई है उसको धागे का उपयोग करके मापिए, जैसा कि चित्र 5.8 में दर्शाया गया है। आगे जस्ट नीचे इस लंबाई का पहिए के घूमने की संख्या से गुणन कीजिए। कितना बार ये पहिया घूमा इसको, है ना। यह आपके द्वारा तय की गई दूरी है। आपका पहिया कितनी बार घूमा, है ना, और ध्वनि कितनी बार आया, कौन किस चीज़ का, वो जो एक पत्ती लगाए हुए हैं वो पत्ती कितना बार हुआ है, इस लंबाई का पहले घूमने की संख्या से गुणन कर देना है तो उससे दूरी का पता चल जाएगा। इस प्रकार की विधियों का उपयोग वास्तव में सड़क पर होने वाली दौड़ की पूरी दूरी मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की विधि का उपयोग वास्तव में सड़क पर होने वाली दौड़ की दूरी मापने के लिए किया जाता है। रोड पर जब मैराथन दौड़ हो रहा है तो इस तरीक़ा के ऑब्जेक्ट्स या सिस्टम से दूरी को मापा जाता है। जोनेस काउंटर, जोनेस काउंटर नया शब्द यहाँ पर सुनने को मिला, जो साइकिल के पहिए से जुड़ा होता है। जोनेस काउंटर जिसको हम पत्ती कहते हैं, है ना, साइकिल के पहिए से जुड़ा होता है और दूरी के मापने के लिए उपयोग किया जाता है। वह पत्ती हुआ जोनेस काउंटर। उसके बारे में पता करने का प्रयास कीजिए। तो रहता है रिम साफ करने के लिए भी पहले झाड़ू टाइप का पत्ती साइकिल में लगता था जिससे कि रिम साफ रहे चलने के बाद। ये हो गया साइकिल। और वही ये क्या नाम था, जोनेस काउंटर यहाँ पर दिखाया गया है साइकिल में। 2 नट बोल्ट में पीला कलर में, और जो रेड कलर का है गुलाबी वो हुआ पत्ती, है ना, वही बताएगा। साइकिल हरा, रेंजर साइकिल हरा रंग का। दूरी का मापन करना था 5.23 में, और इस पर कुछ टिप्पणी करने के लिए थोड़ा सा जगह दे दिया गया है। एनसीईआरटी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो द एंड। ओके, थैंक यू।